नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम मनी मंत्र में। मैं हूं निखिल सिंह और रिटायरमेंट के बाद सभी खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और इसके लिए सही समय पर सही योजना बनाना बेहद जरूरी है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए निवेश के अच्छे विकल्पों की तलाश में हैं तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम आपके लिए सही साबित हो सकता है। आप एन्युटी प्लान का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। वही खबर है कि एनपीएस आने वाले कुछ महीनों में तयशुदा रिटर्न की गारंटी देने जा रहा है। इस विषय पर भी आज बात करेंगे और उसके साथ ही साथ सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए और दूसरे अपेक्षाकृत कम आय वर्ग वालों के लिए भी पेंशन योजनाओं को विस्तार दिया है। इन विषयों पर भी बात करेंगे। तो क्या पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान चुनते समय किन बातों का ख्याल रखें, कैसा होना चाहिए आपका पेंशन प्लान और आपके पास क्या कुछ मौजूदा विकल्प हैं, इन सब विषयों पर बात करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। आपका परिचय करा दें अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारे साथ में दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोनो एमजी फुकन जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। फुकन साहब, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ डॉक्टर एनसी महेश्वरी जो कि प्रेसिडेंट हैं फार साइड ग्रुप के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनसी महेश्वरी जी, स्वागत है आपका। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो उसका जवाब पा सकते हैं। हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031। एक बार फोन नंबर फिर से नोट कर लें, 011-233-87031। आप इस पर सवाल अपना पूछ सकते हैं। और मोनो एमजी फुकन और जो कि हमारे साथ में है और एनसी महेश्वरी साहब आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम फुकन साहब आपके पास आए, और जो विषय सबसे पहले हमने कहा कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसकी चर्चा इस वक्त जोरों पे है। ये कहा जा रहा है कि तयशुदा गारंटी स्कीम जो है वो आने वाली है और ये कहा जा रहा है कि तयशुदा रिटर्न मिल सकेगा आने वाले कुछ महीनों में। क्या कुछ है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से ये है और क्या कुछ फर्क अब आने वाले महीनों में हो जाएगा एनपीएस में? नमस्कार। बेसिकली जो आप बोल रहे थे कि गारंटी प्रोडक्ट, तो ये ना हम लोग का सिर्फ प्लानिंग स्टेज में ही है, ड्राइंग बोर्ड में ही है। इनकी अप्रूवल अभी तक हुई नहीं है, तो इसमें ज्यादा चर्चा कर नहीं पाएंगे। बट इतना बता सकते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं ये विश्व में अनोखी स्कीम होगी, क्योंकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में ऐसा गारंटी की स्कीम कहीं है नहीं। तो इसकी बनाने में लिए डिजाइन करने के लिए बहुत ही मुश्किल आ रही है, इन द सेंस कि यहाँ पर जो रिस्क रहेंगे, थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट रिस्क रहेंगे, वो पेंशन फंड्स में शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन होते हैं उसमें रिस्क जो होते हैं, जो मार्केट की रिस्क होती है, जैसे आपको इन्वेस्ट करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क सब्सक्राइबर्स बेयर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लोग बोलते हैं कि ना ये जो रिस्क रहेगा इसमें कोई डाउनसाइड रिस्क जो होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट्स का अपसाइड होती है, डाउनसाइड भी होती है। आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, थोड़ी भी घट भी सकती है, ऐसा नहीं है कि वे हमेशा बढ़ेगी। तो डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए तो पेंशन फंड्स गारंटी देगा। तो ये गारंटी ना थोड़ी कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वो बताएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन तो रहेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग कुछ एक परसेंटेज गारंटी देंगे। लेकिन ये चालान और हम लोग वही डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि ये मिनिमम कितनी हो सकती है जो मार्केट एक्सेप्ट करे और वो भी आसानी से दे पाए, और सब्सक्राइबर्स का भी प्रोटेक्शन हो जाए कि उनकी कम रिटर्न्स नहीं मिले, क्योंकि उनकी भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोडक्ट रहेगा। सो हम लोग दो तीन चीज सोच रहे हैं, जैसे कि ये मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न है। हम लोग का जो एक्ट में दिया हुआ है ये है मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न। सो मिनिमम हम लोग कुछ कैपिटल गारंटी करेंगे, एक मिनिमम गारंटी करेंगे, उसके ऊपर जो रहेंगे वो भी सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। लेकिन वो कितना होगा वो अनसर्टेन रहेगा, लेकिन ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि मिनिमम एश्योर्ड कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा जी। तो वही हम लोग थोड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसकी प्लानिंग स्टेज में है फिलहाल। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर होगा बहुत सारे उपभोक्ताओं के लिए। अभी ये किस तरह से प्लान चल रहा है, एक बार थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी किस तरह से इसमें रिटर्न दिया जाता है।
अभी हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सब्सक्राइबर्स मतलब आप जो स्कीम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद मतलब आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 70 के अंदर और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो यही दो हम लोग कंडीशंस रखे हुए हैं। उस स्कीम के जुड़ जाने के बाद आप उसमें निवेश करते रहेंगे। जो इन्वेस्टमेंट्स रहेगा, निवेश रहेगा, आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। मेरी कितनी इक्विटी में जाएगी, हम लोग बोलते हैं आपकी 75% इक्विटी तक जा सकती है मैक्सिमम, मतलब फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में जा सकते हैं 100% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा सकते हैं 100% ऑफ योर मतलब आपकी पूरी कंट्रीब्यूशंस। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क सब्सक्राइबर की जितनी होती है, रिस्क एपिटाइट बोलते हैं हम, आप अपने कितनी नुकसान मतलब और कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लेना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क। तो इक्विटी सबसे रिस्की माना जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसमें कुछ रिस्क नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट गारंटी है, उसमें आपको इंटरेस्ट कूपन मिलता ही रहेगा। सो एक्सपेक्टेशन जितनी रहती है मेरी निवेश का कितना रिटर्न मिले, तो उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर खुद डिसाइड करें आपकी कितनी परसेंटेज ऑफ मतलब कंट्रीब्यूशन किस किस इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाना चाहिए। हमारे पास अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड है 13 साल की। इक्विटी हम लोग को करीब 12.5% दिया हुआ है रिटर्न, CAGR रिटर्न दिया है मतलब ओवर द इयर्स 14 इयर्स के ऊपर। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दिया हुआ है लगभग 9% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लगभग 8.5%। जी, निश्चित तौर पर। एनसी महेश्वरी जी, आपसे अगर समझना चाहें किसी एक बिगिनर के लिए तो किस तरह से इसको समझें, पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान अगर चुनना हो किसी भी व्यक्ति को तो किन बातों का ख्याल रखें, कैसे इसका चुनाव करें? देखिए कोई भी जैसे इससे नाम से हमें कल्पित होता है कि ये पेंशन प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। पेंशन का मतलब है जब आदमी सीनियर सिटीजन बन जाए, जब उसकी इनकम करने का टाइम ना हो और उसको एक रैकरिंग इनकम कैसे आ दी जाए। तो इस समय सबसे ज्यादा जिस आदमी को जरूरत है वो है सेफ्टी मैकेनिज्म की, कि उसको रिस्क तो आदमी लेगा थोड़ा बहुत ताकि उसको ग्रोथ पोटेंशियल में शेयर कर पाए, लेकिन सबसे पहले उसका जो पहला पॉइंट है 50% कंसिडरेशन गो कि जो मेरी स्कीम है उसमें सेफ्टी मैकेनिज्म कैसा है। जैसे कि अभी बताया गया कि हमारे इस वाली स्कीम में काफी चॉइस है। अगर आप चाहे 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड में रख सकते हैं जहां करीब 8 से 8.5% या 9% तक रिटर्न आ जाएगी। आप चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रख सकते हैं जो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है, पर वहां थोड़ा सा आपकी रिटर्न कम हो जाएगी। आप चाहते हैं कि इक्विटी में 50 to 75% के बीच में कुछ आप डिटरमिन करके आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले लिए तो आपकी रिटर्न भी हो जाएगी। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मेरे ये सप्लीमेंट्री टू माय अदर थिंग्स है। जब आज के उसमें क्या है कि ये सोशल जो हमारी इंजीनियरिंग है उसमें कई तरह के सेगमेंट है। कुछ लोग इतने नीचे दबके के हैं कि वो एक ही चेंज कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी ले लें, GPF भी ले लें और या नेशनल पेंशन प्लान भी ले लें, पेंशन स्कीम भी ले लें। उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उनको शायद एक ही स्कीम को लेना पड़ता है। अगर वो एक ही स्कीम को लेंगे तो नेशनल पेंशन स्कीम ऑलमोस्ट उनके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बीच में हम इमरजेंसी में अगर पैसा जरूरत पड़े निकालने के लिए तो 3 टाइम्स आप पैसा भी निकाल सकते हैं। और बीच बीच में अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें, जैसे 60 से 70 है, 75 भी हो गया है, जब आप मैच्योरिटी के टाइम भी आप लेना चाहेंगे तो 33 से 40% तक आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री है। उसके बाद पार्शियल इसका आप एन्युटी में जाएगा जो कि आप एज ए एनुअल इनकम आपको मिलती रहेगी। तो जो आपको 10 से 15% बचेगा जो आपको कैश डायरेक्ट ले रहे हैं शायद उस पर ही टैक्स लगेगा। तो उसमें टैक्स का भी बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है और आपको थोड़ा सा लिमिटेड विड्रॉल की फैसिलिटी भी है। जी, हमारे साथ में यहाँ पे एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आशुतोष चौधरी, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमको कॉल कर रहे हैं। आशुतोष जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, आशुतोष जी हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। सर आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि आपको पता है हमारी हिमाचल सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने जा रही है। तो सर जो हमारा 4 साल का NPS का कंट्रीब्यूशन है सर, उस पैसे का क्या किया जाएगा सर? इसके बारे में पता नहीं ठीक जवाब कौन दे सकेगा, क्योंकि ये एक नीतिगत मुद्दा है। फिर भी मैं चाहूंगा कि MG फुकन साहब अगर इस पर कुछ बात जवाब दे सके तो। जो ये NPS में जो खाता खुलती है ये ना इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट होती है। सो इसमें जितनी जमा पैसा जितना जमा हो गया, निवेश हो गया, वो सब्सक्राइबर का रहेगा। जी, जो जमा हो गया आशुतोष जी
वो सब्सक्राइबर का रहेगा, इसमें इसको लेकर के फिलहाल इसका मतलब चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जी, तो अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फुकन साहब आपसे ही अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और ये समझने की कोशिश करें कि अगर एनपीएस का जिसको कहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ठीक से उसका रिटर्न मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए क्या किसी तरह का जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोग जुड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं कि वो सरकारी नौकरी में नहीं है, उसके बाद भी अगर वो एनपीएस से जुड़ना चाह रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या उसके लिए भी कोई डूज एंड डोंट्स हैं, किस तरह से वो उससे जुड़ सकता है, क्या कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, क्या उसकी तरफ से कोई इस तरह की कोई जरूरत होती है या सिर्फ उसको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे किया जाएगा? देखिए, जो पेंशन के विषय है ना, जो एम्प्लॉयर के साथ भी जुड़ा हो सकता है, विदाउट एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। मतलब सबको रिटायरमेंट इनकम चाहिए एक साथ, मतलब कुछ 60 इयर्स नहीं तो 65 इयर्स, अब जैसे भी अपनी प्लानिंग हो कि मैं इस एज के बाद मतलब मैं कुछ फुल टाइम काम नहीं करूंगा, मतलब होती है ना, ऐसे ही मैं रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता हूं, तो सबको जरूरत होगी ऐसी जो नौकरी में है और जो बिजनेस भी करते हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये होती है कि उनकी एक सुविधा होती है कि उनकी खाते में, जैसे बोला ये इंडिविजुअल अकाउंट है, उस खाते में ना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 15,000 के ऊपर सैलरी, मतलब जो एम्प्लॉयज है उनके लिए पीएफ मैंडेटरी नहीं है, तो एम्प्लॉयर एनपीएस चूज कर सकता है, आइदर पीएफ और एनपीएस। लेकिन 15,000 के नीचे सैलरी होगा तो उनको पीएफ देना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को। और दूसरी चीज है कि एम्प्लॉयर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो पीएफ भी दे सकते हैं, एनपीएस भी दे सकते हैं। ये दो स्कीम रिटायर बेनिफिट एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। इसमें सुविधा ये होती है, हम लोग के अभी लगभग करीब 12,000 ऐसे एम्प्लॉयर जुड़ चुके हैं, उसमें हमारी करीब 16 लाख एम्प्लॉयज है वैसे ही रिलेशनशिप में वैसे ही, और 25 लाख एम्प्लॉयज, 26 लाख एम्प्लॉय मतलब इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं जो अपने खुद से जुड़ चुके हैं। एक वो इंडिविजुअल हम लोग कैटेगरी कर लेते हैं और एक एम्प्लॉयर और सब एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 16 लाख और 26 लाख ये दोनों में है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर इसमें ये टैक्स बेनिफिट्स हैं, इसमें एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेंगे वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो खाते में आएंगे उसकी मतलब आपकी 10% ऑफ बेसिक एंड डीए के हिसाब से मतलब 10 लाख है आपकी एनुअल सैलरी, जस्ट फॉर मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, तो 10% मतलब 1 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके खाते में, और आप भी 1 लाख कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने खाते में। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल सैलरी 9 लाख हो जाती है। तो ये सुविधा सबसे बढ़िया है एनपीएस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 14% है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लेकिन बाकी प्राइवेट के लिए ये 10% है। सो ये सबसे फायदेमंद है। और जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें ना एक्स्ट्रा 50,000 की बेनिफिट मिलती है टैक्स डिडक्शन के एटीसीसी D1B में। तो लगभग क्या होती है कि एनपीएस सब्सक्राइबर को 2 लाख टैक्स छूट मिलती है, क्योंकि 1.5 लाख जो है एटीसी के अंदर प्लस ये एक्स्ट्रा एनपीएस के अंदर मिलती है, जो आम आदमी को भी मिल सकता है, मतलब एनी सिटीजन जो इंडिविजुअली ज्वाइन करते हैं उनको भी मिल सकती है, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं आएंगी, उनकी कुछ नहीं है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी डिडक्शन 20% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम जा सकती है, मतलब वही लगभग 2 लाख के अंदर ही होना चाहिए, बट इट शुड बी विदिन दैट 20% ऑफ दैट ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये सब टैक्स बेनिफिट्स जो है वो इंसेंटिवाइज करने के लिए है, क्योंकि ये वॉलंटरी स्कीम है, खुद लोग खुद आके ज्वाइन करें। जी 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 जी, हमारे साथ भी यहाँ एक कॉलर है जो कि रोहतक हरियाणा से हमको कॉल कर रहे हैं, जसवंती संधू जी। जसवंती जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना 54 साल की हूँ जी, और मैंने अभी एसबीआई लाइफ में मेरा चल रहा है, तो क्या मैं अभी एनपीएस ज्वाइन कर सकती हूँ, और क्या मेरा एसबीआई का जो है लाइफ वो इसमें एनपीएस में मर्ज हो सकता है? फुकन साहब, एसबीआई लाइफ जो है ना, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है। इंश्योरेंस हमारे डोमेन में नहीं आते, वो आईआरडीए के डोमेन में आते हैं, वो भी पेंशन देते हैं जी। तो वो अलग स्कीम हो गया। एनपीएस वॉलंटरी स्कीम है, कोई भी इंडियन सिटीजन
ज्वाइन कर सकते हैं 18 से 70 साल के अंदर। जी। तो मैडम इस स्कीम में जुड़ सकती हैं, वो ऑनलाइन भी जुड़ सकती है, और कोई बैंकर होंगी तो उनकी जहां बैंक में खाता है वहां पर जाकर के भी वो फॉर्म देने से फिजिकली वो भी स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं। जी 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 जी, लेकिन वो जो मर्ज होने वाली बात है वो नहीं है, लेकिन मर्ज वाला बात हाँ, नहीं है। जी जी जी, अलग से आप जुड़ सकती हैं। यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार हैं। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलिथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनी मंत्रा में। आज हम मनी मंत्रा में चर्चा कर रहे हैं NPS स्कीम, किस तरह से आप उसका लाभ ले सकते हैं, उसके साथ ही साथ जो दूसरी रिटायरमेंट और पेंशन प्लान्स हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ में एक कॉलर उत्तर प्रदेश के बरेली से जुड़े हुए हैं, रवि सिंह। रवि जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं बरेली से बात कर रहा हूँ। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। तो मेरा एम्प्लॉयर जो है वो सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के तौर पे 12% बेसिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है और उसका कुछ पार्ट NPS में कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अगर मैं NPS का अकाउंट खोलता हूँ तो वो उससे अलग होगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरा ये है कि अगर हम 60 साल पे 40 या 30% विड्रॉ करते हैं और बाकी का हम पेंशन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो उस टाइम पे इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करेगा? बिकॉज उस टाइम पे इन्फ्लेशन तो काफी ज्यादा हाई होगा। तो एक तरीके से जो हमें विड्रॉल मिलेगा वो किस हिसाब से वो मार्केट कंडीशंस को सेविंग हमें प्रॉफिट करेगा? जी 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 जी, दूसरा सवाल है। जी जी, फुकन साहब, इसका भी जवाब आपसे ही चाहेंगे। जैसे पहले कहा था कि एम्प्लॉयर्स मैंडेटरीली ना, जिसकी एम्प्लॉयज रखते हैं, 20 एम्प्लॉय रखते हैं, उनकी सैलरी 15,000 तक उनको PF में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। वो लॉ बोलता है, एक्ट है उनकी, PF मिसलेनियस PF प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है। NPS वॉलंटरी है एम्प्लॉयर को देने के लिए। ये दो स्कीम चल सकती है, एम्प्लॉयर दोनों दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इस एम्प्लॉयर यदि सोचते हैं कि 15,000 की सैलरी है मेरी एम्प्लॉय का, मैं फिर भी PF में ज्वाइन कर सकता हूँ, वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है जी। लेकिन 15,000 के ऊपर जो एम्प्लॉयज की सैलरी है उनकी मजबूरी कोई नहीं है, लॉ मैंडेट नहीं करते हैं जी, PF पे। तो वो NPS चुन सकते हैं
पीएफ भी चुन सकते हैं, दोनों स्कीम भी दे सकते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल एम्प्लॉय वेलफेयर बेनिफिट स्कीम। अभी ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एग्रीमेंट जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में जुड़े हुए हैं। यदि आपको 12% पीएफ में देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसी में तोड़ करके यहां कम दे सकते, नहीं। एक बार आप पीएफ में जुड़ गया, इवन मतलब वॉलंटरीली जुड़ गया, 15,000 के ऊपर सैलरी है, तब भी आपको 12% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें क्या होता है, 12% एम्प्लॉय से जाती है, 12% एम्प्लॉयर से जाती है। जो एम्प्लॉयर्स के जाते हैं वो बाइफर्केट हो जाती है 3 टुकड़े में। उसमें पीएफ में भी जाते हैं, एक पेंशन स्कीम भी है उनके, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, उसको ईपीएस बोलते हैं, और एक ईडीएलआई बोलते हैं, इंश्योरेंस स्कीम होती है। ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन 3 टुकड़ों में बांट जाती है जी। लेकिन एनपीएस में आप मतलब एम्प्लॉयर एडिशनल बेनिफिट के हिसाब से इसमें जुड़ सकते हैं, हमारा कोई रोक टोक नहीं है, और एम्प्लॉयर मल्टीपल पेंशन प्लान्स एम्प्लॉयज के लिए दे सकते जी। इसके कैलकुलेशंस के बारे में वो कुछ जानना चाह रहे थे रवि जी। यदि ये होता है कि देखिए, अभी ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, इन द सेंस कि आपको कितनी पैसा चाहिए एट 60 इयर्स और रिटायरमेंट के टाइम में। तो ये आप खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए डिसाइड कर पाऊंगा, आप मेरे लिए डिसाइड कर पाऊंगा। जी 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 जी। क्योंकि मेरी एक जो खर्चा है, रेगुलर लाइफस्टाइल है, मैं उसमें जितनी चल रही है, अभी मान लीजिए कि मेरी खर्चा 30,000 रुपए है, जो भी है 25-30,000 रुपए है, मेरी रिटायर होता हूं आज का डेट में, मुझे वो सेम स्टैंडर्ड, मतलब वही खाना खानी है, वही घूमना है, वही मूवी देखनी है वीकेंड्स में, तो मुझे अभी पैसा उसमें मैं कितनी कटौती करने के लिए राजी। जी जी जी। 20,000-25,000 है तो मुझे 25,000 ही चाहिए। जी 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 बिल्कुल। जी जी, आपकी बात समझ में आई। एनसी माहेश्वरी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम जिसको कहते हैं कि निम्न आय वर्ग की बात करें, या जो रेहड़ी पटरी लोग लगाते हैं, या लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो वो किस तरह की पेंशन स्कीम उनके लिए क्या हो सकती है, या रिटायरमेंट प्लान उनके लिए क्या हो सकता है, क्या कुछ विकल्प उनके लिए भी है? देखिए, निम्न आय के लिए भी जो और एक बेटर स्कीम है, जो अभी हमने ओपनिंग स्पिल में डिस्कस किया था, कि मिनिमम एश्योरेंस या एक एश्योरेंस वाली हो, तो जो अटल पेंशन स्कीम है उसको अप टू 40 इयर्स, अगर 18 से 40 साल आपकी उम्र है, तो आप अपने बैंक में ही जहाँ खाता है आपका, उसी में ही ज्वाइन कर सकते हैं। और आप वहां पे बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको पहले टारगेट अमाउंट पहले पता है कि आप 2,000 रुपए महीना की आपको 60 साल के बाद पेंशन चाहिए, 3,000 रुपए चाहिए या 4,000 चाहिए, जितना आपको अमाउंट है उसके हिसाब से वो बैंक कैलकुलेशन करेंगे, और बैंक कैलकुलेशन करके आपको मंथली कंट्रीब्यूशन बता देंगे कि आपको इतना रुपया देना है हर महीने, और आपको इतना मिल जाएगा। एक तो ये निम्न वर्ग के लिए चीज होगी। दूसरा एक, अगर वो भी चाहे कि एनपीएस में ज्वाइन करना, तो इन एडिशन टू अटल बिहारी पेंशन स्कीम दे कैन आल्सो, मतलब वो भी अपनी एनपीएस में भी जुड़ सकते हैं। एनपीएस में जैसे भी पिछला बात हुआ कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है 60 इयर्स तक, तो मार्केट न्यूट्रल है, क्योंकि हमने लाइक इक्विटी में डाल दिया, कुछ बॉन्ड में डाल दिया, लेकिन जब 60 के बाद वो पैसा एन्युटी में चला जाता है तो फिक्स इनकम आ जाती है। तो 60 से 70-75 तक जब तक आदमी है, तो शायद उसको वो जो इन्फ्लेशन रिलेटेड बेनिफिट है वो शायद नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए अब प्रक्रिया और थोड़ी सिंपल कर दी है। आपको जरूरत नहीं है कि आप 60 पे ही सारा पैसा निकालें, और ऐसा भी नहीं है कि आप वन टाइम एक साथ सारा निकालें, तो आप अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। आप 60 की जगह 63 साल पे भी पैसा निकाल सकते हैं, और पार्शियली भी पैसा निकालने की सुविधा कुछ केसेस में दी हुई है। तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगता जाएगा कि उतने दिन तक जब तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो आपको मार्केट रिलेटेड रिटर्न मिलेगी, ना कि एक फिक्स रिटर्न मिलेगी। उस हिसाब से आपका अपना ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को भी आप कर पाएंगे। जी जी जी, हमारे साथ भी यहाँ पे एक कॉलर जुड़े हुए, समय हमारे साथ लगभग समाप्त हो गया है। भास्कर करूर तमिलनाडु से। भास्कर जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बैंक में एम्प्लॉयड हूँ और मैं एनपीएस के अंदर आता हूँ, प्लस मुझे मैंने एपीवाई में भी इनरोलमेंट किया हुआ है अपने इंडिविजुअल लेवल से, तो क्या ये वैलिड है और इसमें क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? और एक सर और एक सवाल था कि उसमें 80 CCD 1B में क्या मैं एक्स्ट्रा 50,000 क्लेम कर सकता हूँ इफ आई एम एग्जॉस्टिंग माय लिमिट अंडर सेक्शन 80C?
जी 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 फुकन साहब, थोड़ा जल्दी से इनका जवाब दें, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया, बहुत संक्षेप में। जी। हाँ, 2010 के बाद जो ज्वाइन किया हुआ बैंक एम्प्लॉयज वो एनपीएस में है, तो इनकी दोनों अकाउंट वैलिड है, एनपीएस और एपीवाई। लेकिन हम लोग अभी एक एपीवाई का रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ, जो टैक्स पेयर्स है, टैक्स फाइलर्स है, 1 अक्टूबर से वो जुड़ नहीं सकते। पहले जो जुड़ चुके हैं वो वैलिड है, तो 2 अकाउंट मेंटेन हो सकती है। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो बहुत सारे सवाल जो है लोगों के आ रहे हैं, और बहुत सारे अभी विषय, दरअसल ये बहुत व्यापक है जिस पर चर्चा की जा सकती है, और ज़रूर हम इस पर एक दिन और रखेंगे जिस पर विस्तार से और चर्चा हो सकेगी। फिलहाल आप दोनों ख़ास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए MG फुकन साहब और NC माहेश्वरी साहब, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मनी मंत्र के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।